हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं लगातार और आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024 की। आप लोगों को पहले ही बता दिया है भर्ती आएगी, तो इसके बारे में अपन और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कब आएगी क्या होगा। भर्ती अब सीधे 2024 के अंदर आएगी और आएगी। सीटें खाली है तो भर्ती करना अनिवार्य है, सीधी सी बात है। हम बात कर रहे थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक की, और फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में 6 क्लासेस ले चुका हूं, और आप लोगों ने 6 क्लासेस से जो है कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे। क्लासेस के माध्यम से पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि 2018 और जो 21 में हमने रिजल्ट दिया उससे बेहतर रिजल्ट जो है हम 2024 के अंदर देंगे, क्योंकि अब हमारे साथ में हमारा हथियार जो होता है शिक्षक का वो आजकल है स्मार्ट बोर्ड। और वो नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को जो है बहुत ही शानदार मजा आ रहा होगा। 6 क्लासेस जिस विद्यार्थी ने देखी है उसको पता होगा कि अब जो है फिजिक्स आसान लग रही है और वो क्वेश्चन कर पाएगा, उस लेवल तक हम उसे लेकर के जाएंगे। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन करें। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, मतलब उससे पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत बल के बारे में। और उससे भी पहली क्लास के अंदर केवल ये समझा था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है क्या, विद्युत होते क्या है, कितने आवेश जो है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश की क्या है, नेगेटिव आवेश क्या होता है, कब आते हैं, इन सभी के बारे में बात करी थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन जो है न केवल सेकंड आपके जो ये लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक में आएगा, बल्कि फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स हो उसमें भी आता है, सेकंड ग्रेड फिजिक्स हो उसमें भी आता है। इसके अलावा जो भी 12th लेवल तक की साइंस के क्वेश्चन होते हैं वहां पूछा ही जाता है। आईआईटी, जेई मेंस, नीट वगैरह सभी एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज अपन पार्ट 7 के अंदर गाउस के नियम को समझेंगे, और गाउस के नियम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में बात करेंगे, और फिर अपन जो है इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको जो है समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब मैं आज की क्लास को शुरू करूंगा दो अच्छी सी लाइनों के साथ में, कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। यानी जब आप लोग लगातार मेहनत करेंगे, किताबों के संग आपकी दोस्ती हो जाएगी, उस दिन हर मंजिल आपके सामने अपना सर झुका देगी, और क्या हो जाएगा, उस दिन मुट्ठी में हो जाएगा तेरे क्या मुकद्दर, और उस दिन आपकी जीत हो जाएगी, और आप लैब असिस्टेंट या चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आप उस सफलता प्राप्त कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना गाउस नियम। फटाफट से देखा हेडिंग डालिए और देखिए, देखा तमाल देखते हैं अपन, अरे तमाल नहीं कमाल देखिए। चलो हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस का नियम, गाउस का नियम। बढ़िया, 7 दिन का मुझे पता है नवरात्रा चल रहा है, आप सभी लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा हो कि अगली बार जब नवरात्रा आए तो आप अपनी तरफ से माता रानी के नाम पर चंदा लिखा सको, और नवरात्रा में जाकर के खूब नाचना। इस बार केवल ये 9 दिन छोड़ देना, अगले 9 साल नहीं 90 साल मजे करोगे, जब तक जियोगे जिंदगी में ऐशो आराम हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं गाउस के नियम की। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही सटीक सा एक नियम है, ठीक है। देखिएगा इसमें आज जो है, हो सकता है कई बार ऐसा लगे आपको कि आंखें मेरी बार बार यूं हो रही है, उसका रीजन है आज क्या है कि जो सेटअप था उसमें छोटा वो है टेबल, तो उस वजह से वो लैपटॉप नीचे है, तो मुझे थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कैमरा ऊपर है, लैपटॉप नीचे है, तो लैपटॉप की तरफ नजरें जा सकती है, तो मतलब ये मत सोचना कि आई कांटेक्ट नहीं बना रहे सर, है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं गाउस के नियम की। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि जो आप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो ना, आप विद्युत क्षेत्र मान लो 2 पॉइंटों का, 3 पॉइंटों का, 4 पॉइंटों का तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 3D आ जाए,
कई बार ऐसा होगा कि आवेश जो होगा वो एकदम से, मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे अगर आ जाए कि ये लो भाई, है ना, ऐसे एक वायर है, इस वायर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, एक वायर है, वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी अनंत दूरी का एक वायर है। अब इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वहां पर आप जो है कोई ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन सा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, सॉरी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो नहीं लगा सकते जो आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो फिर इस ऐसे इनफाइनाइट वायर की बात करें, चाहे इनफाइनाइट ऐसी कोई सीट आ जाए तो सीट की बात करें, या इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपका कोई क्यूब आ जाए, है ना, क्यूब यानी कि घन आ जाए ऐसा, तो फिर ऐसे केस में अपन क्या करें? ऐसे में अपन जो है विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते, तो विद्युत क्षेत्र तो फिर भी निकालना है अपने को। तो ऐसे में जो गाउस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च करी और एक नया रिजल्ट अपने सामने रखा। वो रिजल्ट क्या कहता है? वो रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी बंद आकृति का जो विद्युत क्षेत्र होगा, वह विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो वह होगा आपका, देखिएगा, बहुत ही शानदार और एकदम अलग ही रिजल्ट आएगा, और वह ये होगा, अभी समझाऊंगा क्या लिखा है मैंने, है ना, अभी डरना मत। समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सर ये क्या लिखा है? देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा है यही है गाउस का नियम। गाउस के नियम में यही कहा गया था कि किसी भी बंद विद्युत क्षेत्र, जो आपका आबंद है, विद्युत बंद कह सकते हैं कि अपना क्षेत्र है, आकृति है, तो उसमें से जो विद्युत फ्लक्स होगा, ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भी समझाऊंगा अभी। ये जो विद्युत फ्लक्स होगा, उस विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो इसके बराबर होगा ई डॉट डी एस के क्लोज्ड इंटीग्रेशन यानी बंद समाकलन के बराबर होगा। किस क्या? फाई, ये फाई जो है ये विद्युत फ्लक्स है, ये लिख लेना एक बार, फिर भी समझा दिया जाएगा। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के, क्लियर। और ये बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र क्या, सॉरी, विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना। विद्युत क्षेत्र तो पता है, तो ये क्या होता है? देखिए, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा एरिया है आपके पास में, मान लीजिए कोई क्षेत्र है ऐसा, ठीक है, क्या है अपने पास में? ऐसा कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से पास होने वाली, यानी इसको पूरी तरह से एकदम क्रॉस करने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास में कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसी को आप क्या कहोगे? विद्युत फ्लक्स कहोगे। समझ में आ गई बात? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासेस थ्रू द पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर एरिया, देन दिस लाइंस आर कॉल्ड विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गई बात? मतलब ये है कि इस क्षेत्र से पास होने वाली ये जो तीन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्लियर। सर ये विद्युत फ्लक्स है हमारे सिलेबस में क्या? तो देखो, अगर आपका सिलेबस देखोगे तो उसमें कहीं पर भी विद्युत फ्लक्स मेंशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो विद्युत फ्लक्स से नहीं आ रहा। लेकिन जो गाउस का नियम आपके सिलेबस में दे दिया है, तो वहां पर तो गाउस का नियम है ही ये, इसका मतलब इसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो हमें विद्युत फ्लक्स को
समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये विद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया कि किसी भी क्षेत्र को जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पार करेगी, तो जितनी लाइनें पार करेगी पूरी पूरी इसके अंदर से, उन लाइनों को अपन क्या कहेंगे, उन्हीं लाइनों को अपन कह देंगे आपका विद्युत फ्लक्स। समझ में आ गई बात। विद्युत फ्लक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, बस अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ताकि मैं जब इसको यूज करूं तो आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो गए। अपन फाई का कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, अपन तो केवल ई डॉट डी एस बराबर डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। लेकिन अभी तो याद करने के लिए और समझने के लिए ये लिखना जरूरी था। तो आप जो है इसका नोट डाउन कर लीजिए, ये सिंपल वर्ड के अंदर कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो बात करते हैं इसको यूज करके। तो बेसिकली आपको ये पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर है डेल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसी का यूज करेंगे अपन समीशन ऑफ क्यू, यानी जो अलग अलग सभी जगह के क्यू है उनको जोड़ करके जब अपन एप्सिलॉन नॉट का भाग देते हैं तो वह बराबर आ जाता है विद्युत फ्लक्स के, या अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो दूरी होगी ds, यानी यहां पर है दूरी की बात कर रहा है, या क्षेत्रफल जो बात करते हैं ना उसकी बात कर रहा है, वो भी अपने को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि ये लिखा है ई डॉट ds। ठीक है, और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सदिश राशि है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है और ds यानी क्षेत्रफल वो भी एक सदिश राशि है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी आपका अदिश गुणन होगा, जो सदिश और अदिश होते हैं ना उनके अंदर अदिश गुणन होता है ये डॉट वाला, तो इसको लिखा जाता है ई ds cos थीटा। क्या लिखा जाता है? ई ds cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब ये क्या देगा अपने को रिजल्ट, ये लिख लो। अब cos 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1, और cos 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0। ये दो चीजें अगर याद है तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा आपके पास E इंटू डी एस। कब? जब आपका थीटा 0 डिग्री है, और ये 0 हो जाएगा कब? जब आपका थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब आपको अब जब भी ई डॉट डी एस की वैल्यू लिखनी होगी तो आप क्या इसका इंटीग्रेशन करने बैठोगे? नहीं, आपको क्या करना है, बेसिकली ई डॉट डी एस देखना है, और ये देखना है कि ई यानी विद्युत क्षेत्र और डी एस यानी जो क्षेत्रफल है उन दोनों के मध्य में कितना कोण है। अगर उन दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है तो ई डी एस आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व होकर के। और अगर 90 डिग्री कोण हो जाए तो और भी आसान बात है, सीधा 0 कर देना। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब मैं इसको आगे और अगर कैरी फॉरवर्ड करके लिखूं, यानी इस चीज को समझने के बाद इसके अंदर अप्लाई करूं, तो बेसिकली यही आ रहा है ds cos थीटा बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समीशन ऑफ क्यू कहां से आएगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ई डी एस कॉस थीटा बराबर डेल क्यू अपॉन समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। बस ये याद कर लो। ठीक है, इसको रट्टा मान लो, ये अपने 5 स्टार 7 स्टार, मैंने तो 3 लगाए, आपकी इच्छा करे उतने लगा दो। ये अपने बहुत काम का है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो भी होने वाला है गॉस नियम का वो सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार मैं पुनः बता देता हूं क्या याद करना है क्या नहीं करना, उसके बाद आगे बात करेंगे। गाउस नियम यूज तब किया जाता है जब इस प्रकार के कोई 3D डायग्राम अपने पास में आएंगे, जब अपने पास में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब अपने को गाउस का नियम यूज करना होता है। और गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स बराबर होता है आपका क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बंद समाकलन ई डॉट डी एस बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, और इसके अंदर
जो ये फाई है इसका मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि एक अपने पास में क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में से जो लाइन है उसको पूरी तरह पार करेगी, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है। और अब यहां पर ये जो है ई डॉट डी एस, तो इसको अपन अगर जो है ओपन करेंगे अदिश गुणन से, तो ओपन हो जाएगा ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जब दोनों आपका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तब तो आंसर आ जाएगा आपका ई डॉट डी एस, यानी ई और डी एस का गुणा कर देना। और जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर जो ये अपना क्षेत्रफल है डीएस है, इस डीएस का जो डायरेक्शन है वो क्या लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आप लिखिएगा क्षेत्रफल की दिशा। आज अगर अपन केवल और केवल गाउस नियम को समझ भी लेवे, यानी गाउस नियम की थ्योरी समझ लेवे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेवे, तो बढ़िया से अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये टॉपिक का जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं जो एक साथ बनाए जाते हैं वो कर लेंगे, और फिर अपना टॉपिक पूरा 8-9 वीडियो आ गई एक सब्जेक्ट की, खूब है एक यूनिट पे। तो अब देखो क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होती है, ये याद रखना। कैसी होती है, लंबवत होती है। किसके लंबवत होती है, तो यह हमेशा जो भी आपको दिया जाएगा डायग्राम, जो भी आकृति दी जाएगी उसके लंबवत होगी। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक अपने पास में वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग जो है ये बॉडी के अंदर बना हुआ है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, वो क्षेत्रफल यूं होगा, ऐसे बाहर, ऐसे। समझ में आ गई बात, कैसे होगा, यूं बाहर की ओर होगा, यानी ऐसे बाहर निकलते हुए, वो भी परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात। तो हमेशा किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल लोगे, वह क्षेत्रफल उसके परपेंडिकुलर दिशा में लिया जाएगा। जैसे मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने, जैसे मैं ये बोतल लेकर के आ गया, इस बोतल को आप मान लीजिए कि ये बोतल जो है आपका बेलन है, क्या है, सिलेंडर है या बेलन है। ठीक है। तो इसमें एक तो ये ऊपर वाला भाग बनेगा ना, ढक्कन वाला भाग जो होता है, एक ये नीचे वाला भाग है, और एक ये वक्र है जो इसके देखो चारों तरफ जिसमें ये पानी अटका रहेगा, है ना। तो अब इस बोतल के मैं इस शेप को बना करके आपके सामने बताता हूं कि किसका कहां लेंगे। तो इस बोतल को मान लीजिए मैं ऐसे सिलेंडर बना देता हूं, क्लियर। ये मैंने बना दिया एक सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जो ये नीचे वाला बोतल का जो बॉटम वाला भाग है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसे ही होगा, नीचे की तरफ एरिया होगा। ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया, एस सरफेस है ना, वो होगी नीचे की तरफ। जब इसकी बात करेंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसका एरिया ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आप सोच रहे होंगे सर मैं इधर लूंगा, देखो भाई इधर लेगा तो कहाँ आएगा, इसी में तो इंक्लूड हो गया वो, तो ये और वो एक ही हो जाएगा, इसलिए तो इसका विद्युत क्षेत्र, सॉरी इसका जो एरिया होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर की तरफ ऊपर जा रहा होगा, और इसका नीचे जा रहा है। और जो ये कर्व होती है अपने बोतल का जो मैंने अभी दिखाया, उसका कैसे होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात। तो तीन दिशाओं के अंदर आपका एरिया जो है वो आ जाएगा, और तीनों दिशाओं में क्या होगा, अलग अलग परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही मैं दिखाता हूं, जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है अभी, इस मोबाइल का अगर मेरे से कोई एरिया पूछे, तो इसका जो एरिया होगा वो ऐसे होगा, आपकी तरफ, आपके पास आ रहा, आप पकड़ो इसको, पकड़ो, 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 जल्दी पकड़ो, आ रहा है आपकी तरफ, ये देखिए इस टाइप से। और अगर इसकी बात करूं, ऐसे रखा होता मोबाइल, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो यूं निकल रहा होता, परपेंडिकुलर ऐसे। समझ में आ गई बात। ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा या इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, या ऐसे भी जा सकता है। इस वाले की अगर बात करें तो जो आप क्षेत्रफल ले हुए जिस भी आकृति का, उस आकृति के परपेंडिकुलर आप जो है हमेशा क्या लोगे, क्षेत्रफल लोगे। ये ध्यान रखना, ये अभी आगे अपन यूज करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, चलो।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसा कि अपन ने समीकरण में लिखा है ना, ये जो समीकरण लिखी है अपन ने, इस समीकरण के अंदर अपन ने फाई समझ लिया, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अपने को पता है, डीएस मैंने बता दिया अभी, क्षेत्रफल या जिसे आप दूरी भी कह सकते हो। तो अभी अपन बात कर रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन की, इसलिए ये क्षेत्रफल के रूप में काम लेंगे। तो ये हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा क्या लेना है, आकृति के परपेंडिकुलर लंबवत लेना है। कैसे लेना है वो आगे बता ही दिया है ना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके। जैसे बेलन है तो ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, साइड वाले का अलग, वर्ग है तो वर्ग वाले का यूं बाहर निकलेगा ऐसे। फिर आपके पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पहले ही बता दिया था कि ये परमिटिविटी है, क्लियर। तो ये भी आपको सबको पता है। एक मिनट है ना, सर्दी आ गई है वैसे तो आपको पता होगा ये एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बचा है अपने पास में केवल एक, क्या क्या बचा है, समीशन ऑफ क्यू। ये देखो, ये क्यू है ना, तो ये जो साइन होता है ये समीशन का होता है। समीशन का मतलब इसका हो गया योग। ये सभी छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए अपन यूज करते हैं। इस साइन को लगाने का मतलब हो जाता है कि आपने छोटी छोटी सभी चीजों को जोड़ा है, क्लियर। चलो, तो अब सबकी बात हो गई है, केवल डेल्टा क्यू रहा है, तो इसकी भी बात करते हैं। अब बेचारे इसको क्यों छोड़े में, है ना। देखो भाई, डेल्टा क्यू क्या आता है, ये पास अपने पास में आकृतियां मान लो दो ही, है ना। इन आकृतियों के अंदर देखियो, ध्यान से देखियो, है ना भाई, ओ भाई देख ले देख ले देख ले, जल्दी देख। इधर देख, मान लीजिए कि ये अब परपेंडिकुलर तो समझ में आ ही गया, तो इसको भगा दो इधर से, है ना। इसकी तो अब बात करनी है नहीं। जोश और जुनून बरकरार रखो, भर्ती आना निश्चित है, पढ़ाई करना शुरू रखो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। इधर देखिए, अब इसके अंदर प्लस क्यू आवेश, अरे भाई ब्लू कलर से क्या दुश्मनी, आ तो आओ, चलो आ गया। ये देखो प्लस क्यू आवेश है, एक इधर माइनस क्यू आवेश है, एक इधर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो अब आपसे जो है ये कहा गया कि आप इस कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, है ना। तो यहां पर जो अपने पास में पीछे फॉर्मूला था जिसके अंदर अपन समीशन ऑफ क्यू लिख रहे थे, उस समीशन ऑफ क्यू का मतलब केवल इतना है कि जो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, जो गॉसियन क्षेत्रफल आप लोगे अपनी इच्छा के अनुसार, ये तो अभी बहुत छोटा सा वर्ग है। बहुत बड़े बड़े ऐसे पूरी पट्टी की पट्टी ऐसे जमी हुई होती, तो अपन एक छोटा सा भाग ले रहे होते। तो उस छोटे से भाग के अंदर जो आवेश आएगा, वही आवेश यहाँ पर यूज किया जाएगा इस समीशन ऑफ क्यू की जगह। समझ में आ गई बात। तो आपको ये तब समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। बस इतना याद रखना है कि क्योंकि इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि जो गॉस नियम है उसके अंदर जो आपके आवेश होता है, वो आवेश कौन सा लिया जाता है। सभी आवेशों को लिया जाता है, गॉसियन क्षेत्रफल के अंदर आने वाले आवेशों को लिया जाता है, या उससे बाहर और अंदर वाले सभी को जोड़ दिया जाता है और फिर नेट को लिया जाता है। ऐसे चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर आपके, तो वहां आप मत फंसिएगा। आप पहले ही लिख लीजिए कि ये जो डेल्टा क्यू समीशन ऑफ क्यू होता है, इस समीशन ऑफ क्यू का मतलब होता है बेसिकली जो आप अपने बंद पृष्ठ लोगे, ये लिख लो, बंद पृष्ठ में परिबद्ध, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों आवेशों का कुल बीज गणितीय योग होता है। ठीक है, ये लाइन याद रखना कि जो यहाँ पर अपने पास में समीशन ऑफ क्यू आ रहा है, उस समीशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है समीशन ऑफ क्यू का कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश आएगा, जो भी क्लोज्ड आवेश होगा, जो भी क्लोज्ड चार्ज होगा, उन सभी का बीजगणितीय योग यानी एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम का मतलब होता है यहाँ पर आपके बेसिकली क्या, तो एलजेब्रिक सम का मतलब यह है कि सभी को आप जोड़ दोगे।
जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम जो है, तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, बताइए आप खुद में भी दिमाग होगा कि अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू करूंगा तो अंदर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस, तो ये जीरो हो गया। अब मान लीजिए मैंने जो है ये डैश डैश वाली, ये अगर ऐसे जो है क्या ले रखी होती, अगर मैंने ले रखी होती गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब मेरे से पूछा जाता इसके लिए कि समीशन ऑफ क्यू क्या यूज करूं, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक दो तीन आवेश है तो तीन क्यू यूज करूंगा, नहीं। प्लस क्यू माइनस क्यू तो हो गया जीरो, बचा क्या, केवल प्लस का क्यू, तो यहां मैं केवल प्लस क्यू यूज करता। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो फिर इस पूरे के पूरे जो बंद आकृति है इसकी वजह से जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या विद्युत फ्लक्स जो भी पूछा जाएगा गॉस नियम में, वो आपका आंसर निकल कर आ जाता, ठीक है। वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, अभी केवल आपको समझाया जा रहा है कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है। जैसे अब समीशन ऑफ क्यू की बात करें तो ऐसा कोई डायग्राम होगा जिसके अंदर पर्टिकुलर ऐसे वैल्यू नहीं निकलेगी, तो जब आप इतना सा छोटा सा एक एरिया लेकर के ये मानोगे कि ये छोटा सा एरिया ही, ये सर्कल ही जो है गॉसियन सरफेस है, तो इस सर्कल के अंदर आने वाला आवेश ही आपके काम आएगा। समझ में आ गई बात। पूरा ऐसे नहीं कि इस पूरे का जो आवेश है वो लोगे, नहीं। आप इस छोटे से सरफेस के अंदर जो आने वाला आवेश होगा वही आवेश यूज करोगे, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि जो गॉसियन सरफेस का नियम है या जो गॉस नियम है वो समझ में आया होगा। गॉस नियम का स्टेटमेंट जो है वो अपने को ज्यादा काम का है नहीं, फिर भी आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो कि किसी भी गॉस नियम के अनुसार क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी अपन ने अपने हिसाब से बंद पृष्ठ लिया है और उस बंद पृष्ठ की वजह से जो विद्युत फ्लक्स होता है, जो फाई होता है, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में स्टेटमेंट ये था कि आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा किसी भी विद्युत क्षेत्र के कारण, वो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा उसमें उपस्थित कुल आवेशों का योग इंटू एक बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है। तो अपने को जो है कहीं पर भी इसका स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पर बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला या क्वेश्चन आएंगे। तो आज अपन ने केवल और केवल अभी तक क्या समझा, गॉस नियम कहाँ यूज करना है इस प्रकार के बड़े बड़े डायग्रामों में जहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं लग सकता। फिर अपन ने फाई को समझा, फाई के बाद में ई पता ही है, डीएस को समझा, फिर डेल्टा समीशन ऑफ क्यू को समझा, एप्सिलॉन नॉट अपने को पता ही है। तो इस प्रकार से जो है आपको इस समीकरण का उपयोग परावैद्युतांक माध्यमों में करना है। अगर यहाँ पर माध्यम चेंज हो जाएगा तो आपको पता ही है एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करते हैं, बस उससे रिप्लेस कर देना, तो गॉस नियम अन्य माध्यमों में भी लागू हो जाएगा, क्लियर। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे फिर मैंने बता ही दिया कि ये समीशन ऑफ क्यू जो होता है, इस समीशन ऑफ क्यू का मतलब होता है कि बंद पृष्ठ जो भी आप लोगे गॉस नियम के लिए, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा उस पूरे के पूरे आवेश का बीज गणितीय योग करना है, यानी पूरे आवेशों को जोड़ना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए एक बार मैं चेक करता हूं कि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ चीजें बता देता हूं और छोटी छोटी जो है या जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक आपके क्वेश्चन आ जाता है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, एक समान यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी एक जैसा ही विद्युत क्षेत्र जब होता है ना, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, 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 ये पूरा। तो जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, तो अपन यहां पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर से टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ है, तो आपको जब फ्लक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दे दोगे फाई कुल बराबर
हाई प्रवेश प्लस हाई निर्गत। समझ में आ गई बात? यानी कि टोटल आने वाली लाइन है और बाहर जाने वाली लाइन है, दोनों का आप क्या कर दोगे, योग कर दोगे। तो जितनी लाइनें अंदर आई है और जितनी लाइनें बाहर पास हुई है, उन दोनों का जो योग होता है वही होता है कुल विद्युत फ्लक्स। क्लियर? अब विद्युत फ्लक्स जो होगा तो प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली ऐसा तो करेंगे नहीं कि सेम ही ले लेंगे अपन, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रवेश करने वाली लाइनें होती है उनको अपन लेते हैं पॉजिटिव। कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। और जो लाइनें बाहर निकलती है उनको लिया जाता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो पॉजिटिव माइनस ऋणात्मक हो जाता है अल्टीमेटली। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई प्रवेश जिन्होंने करा और माइनस भाई निर्गत जो बाहर गई। क्लियर? तो इस प्रकार से ये सीधा सीधा याद रखना है, अंदर आने वाली लाइन और बाहर जाने वाली लाइन। क्लियर? ये एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काम आएगा अपने आगे। एक आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि गाउस का नियम हमेशा वहीं पर वैलिड होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है उसको पालन करें। तो आप यहाँ छोटा सा ये हेडिंग डाल के लिख लीजिए, गाउस नियम केवल तब वैध है जब व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करें। ठीक है? तो कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो अगर व्युत्क्रम ये आपका एक सेकंड, कोई भी जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो तभी वैलिड है या उस पे गाउस नियम तभी वैलिड है जब वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे। अगर वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है तो आप गाउस का नियम मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्लियर? ऐसा गाउस महोदय का खुद का कहना है। इसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका विद्युत फ्लक्स जो यूज करते हैं, अपन विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, तो उसमें जो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश आता है उसी का योगदान होता है। उससे बाहर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो उसका उसके विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप खुद अपनी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो को सुन करके भी, नहीं तो आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, कि विद्युत फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है, उससे बाहर उपस्थित आवेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक? क्लियर? तो यहां पर ये जो है आपके गॉस नियम एकदम अच्छे से पूरा होता है। गॉस नियम के बारे में जो भी थ्योरी थी वो मैंने आज आपको समझा दी है, गॉस नियम आपको समझा दिया है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे ना, तभी मजा तो आएगा। हकीकत है, मुझे भी पता है, लेकिन उसके लिए अब अपन अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है तो इनको नोट्स जरूर बनाएं, है ना? अब इसमें ऐसे ही चलता है भाई, फिजिक्स के अंदर आप ये मत सोचना कि मैं कोई एक एक लाइन नोट्स के रूप में लिखवाऊं। जो चीज लिखवाने लायक थी बता दी। गॉस का नियम क्या कहता है? वो फॉर्मूला ही है बस। गॉस का नियम कोई बड़ी थ्योरी वगैरह नहीं है, बस वो नियम फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का यूज करना है अपने को, तो है ना? चलिए, और लैब स्टूडेंट के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि 2018-21 लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं और खुद का सिलेक्शन भी हो रखा है ना? तो मेरा तो हुआ ही हुआ, साथ में मैंने कईयों का करवाया भी है, तो फिर भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? चलो, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।